नमस्कार दोस्तों, ये इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर बायोलॉजी में, जिसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका पहला सब टॉपिक है लाइफ स्पैन या जीवन काल। इसके बारे में आज हम यहाँ देखेंगे कि जीवन काल क्या है। The period from birth to natural death of an organism is called life span। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी भी जीव के जन्म से उसकी सामान्य मृत्यु तक के जीवन काल को या सामान्य मृत्यु तक के जीवन को जीवन काल कहते हैं। ठीक है, इसको फिर से देखेंगे। क्या है, किसी भी जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। और प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। इसी के आधार पर हम उस जीव की उम्र को निर्धारित करते हैं कि जीव कितने वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, इस आधार पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं या कुछ जीव दे रखे हैं और उनका जीवन काल उनके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है कुछ बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कुछ मिनट और कुछ घंटों तक जीते हैं। उसके बाद आता है मे फ्लाई या फ्लाई कह सकते हैं, मक्खी, जिसका जीवन काल लगभग 1 दिन है, 24 घंटे। फिर है सलब, जिसको सिकाडा या किकाडा कहते हैं, जिसका जीवन काल लगभग 1 दिन है। उसके बाद आता है बटरफ्लाई या इसको क्या कहते हैं, तितली, जिसका जीवन काल लगभग 1 से 2 वीक या 1 से 2 हफ्ते है। फिर उसके बाद फ्रूट फ्लाई मतलब फल मक्खी, जिसका जीवन काल लगभग 1 महीने है। राइस प्लांट, जिसका जीवन काल लगभग 4 से 4.5 महीने होता है। राइस प्लांट मतलब चावल का। ठीक है, उसके बाद आता है गेहूँ, जिसका जीवन काल लगभग 5 महीने है। फिर चूहे का जीवन काल लगभग 4 वर्ष है। और उसके बाद है गुलाब का पेड़, जिसका जीवन काल लगभग 10 वर्ष है। रैबिट या खरगोश, जिसका जीवन काल लगभग 13 वर्ष है। क्रो या कौवे का जीवन काल लगभग 15 वर्ष। काऊ, जिसका जीवन काल लगभग 25 वर्ष। बनाना ट्री या केले का पेड़, जिसका जीवन काल लगभग 25 वर्ष। मंकी या बंदर, जिसका जीवन काल लगभग 26 वर्ष। कुत्ते का जीवन काल लगभग 25 वर्ष। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कैट या बिल्ली, जिसका जीवन काल लगभग 35 से 40 वर्ष। व्हेल, जिसका जीवन काल लगभग 37 वर्ष होता है। घोड़ा, जिसका जीवन काल लगभग 45 से 50 वर्ष। क्रोकोडाइल या मगरमच्छ, जिसका जीवन काल लगभग 60 वर्ष होता है। इसी प्रकार एलिफेंट या हाथी, जिसका जीवन काल लगभग 60 से 75 वर्ष है। उसी प्रकार आगे ईगल या बाज, जिसका जीवन काल लगभग 90 वर्ष का होता है। मनुष्य का जीवन काल लगभग 100 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार तोते का जीवन काल लगभग 140 वर्ष होता है। फिर उसके बाद आता है टॉर्टाइज मतलब कछुए का जीवन काल लगभग 100 से 150 वर्ष होता है। बेनियन ट्री, बरगद का पेड़, जिसका जीवन काल लगभग 200 से 300 वर्ष है। और इसके आधार पर आगे हम देखेंगे पीपल का जीवन काल लगभग 2000 से 3000 वर्ष है, जिसका एक हालिया उदाहरण हम देख सकते हैं। धौरारा जो है कस्बे में रामलीला मैदान में एक पेड़ लगा हुआ है, जो पीपल का पेड़, जिसका माना जाता है कि लगभग तुलसीदास जी के समय का पेड़ है। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि 2000 से 3000 वर्ष का होता है इसका जीवन काल। उसके बाद है सिकोवा या रेडवुड सिकोवा ट्री, जिसका जीवन काल लगभग 3000 से 4000 वर्ष। उसके बाद आता है लैरिया एरिनडेंटाटा, जिसका जो सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है, जिसका जीवन जो साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया में पड़ता है, दक्षिण पूर्व कैलिफोर्निया अमेरिका में, जिसका जीवन काल लगभग 11300 वर्ष माना गया है। इसी के आधार पर एक चीज़ हम देख सकते हैं, किसी भी जीव का जीवन काल हम उस जीव के आकार पर निर्धारित नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रो, कौवा और पैरट, तोता, दोनों एक आकार के होते हैं, लेकिन क्रो का या कौवे का जीवन काल लगभग 15 वर्ष और पैरट या तोते का जीवन काल लगभग 140 वर्ष है। तो इस आधार पर हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कोई जीव यदि छोटा या बड़ा है तो उसका जीवन काल उस आधार पर निर्धारित होता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन या जनन।
जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है। मतलब वह ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? द रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो लगभग पेरेंट्स के समान होती हैं। यह जीवों का एक मुख्य लक्षण है, सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। जनन के उद्देश्य देखते हैं क्या है कि जनन क्यों आवश्यक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इनको देखते हैं। पहले क्या है, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी जनन होता है। मतलब क्या है, जनन द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाई रखी जा सकती है। उसके बाद आता है जाति वृद्धि। मतलब क्या है कि जातियों में उपस्थित जीवों में जनन की प्रक्रिया के द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है, उनकी संख्या समान बनी रहती है, क्योंकि जीवों का एक निश्चित जीवन काल है। निश्चित जीवन काल के बाद वह मर जाते हैं, तो उस समय वह अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, जिस कारण उनकी संख्या निरंतर बनी रहती है। उसके बाद है समष्टि। समष्टि मतलब यह भी वैसा ही है कि जनन द्वारा समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीव होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ छोटे और कुछ बड़े जीव कैसे अलग अलग प्रकार के हैं, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन और पॉपुलेशन को समझा जा सकता है। उसके बाद है विभिन्नताएं। जनन द्वारा उत्पन्न संततियां एक दूसरे से व माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। इसका कारण यह है कि लैंगिक जनन में कुछ लक्षण माता से और कुछ लक्षण पिता से उसके बच्चे में आते हैं, जिसके कारण वह अपने माता पिता से भिन्न होता है। और कुछ जीवों के लक्षण उसकी अनुकूलता के कारण, वातावरण से अनुकूलता के कारण भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी जनन की प्रक्रिया अति आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जनन के प्रकार। प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के दो प्रकार हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। ठीक है। आगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में लिखा हुआ है बाइनरी फिशन, मतलब द्विविभाजन की प्रक्रिया द्वारा हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी यहाँ पर समझ रहे हैं। क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक सिंगल या एकल जनक जीव ही अपने जैसे दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, या दो से अधिक जीवों को बनाता है। यह प्रक्रिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन refers to the type of reproduction in which only single organism gives rise to new individual। मतलब इसमें क्या करता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है, और किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा बने जीव समसूत्री विभाजन के द्वारा जन्म लेते हैं या असूत्री विभाजन के द्वारा जन्म लेते हैं। इस कारण ये अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं या क्लोन होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला है फिशन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है बर्डिंग, चौथा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पांचवा रीजनरेशन, और छठा स्पोर फॉर्मेशन। इसको हिंदी में समझते हैं। फिशन मतलब विभाजन, फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन, और बर्डिंग मतलब मुकुलन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कायिक जनन, रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, और स्पोर फॉर्मेशन मतलब बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया इसमें हम कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। कि विभाजन एकल जनक जीव द्वारा समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन की प्रक्रिया से दो या दो से अधिक जीवों को जन्म का निर्माण क्या कहलाता है, जन्म या निर्माण क्या कहलाता है, विभाजन कहलाता है। जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम में यह देखने को मिलता है। और विभाजन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन, मतलब द्विविभाजन और बहुविभाजन, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। उसके बाद है मुकुलन। मुकुलन की प्रक्रिया को कैसे समझ सकते हैं कि जीव के शरीर पर या उसमें एक आउटग्रोथ बनती है, और यह आउटग्रोथ या मुकुल जो है कुछ समय के पश्चात उस जीव पर बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के पश्चात उस जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करती है। प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। यह मुकुलन हमें यीस्ट और फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। और मुकुलन 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। जो हमें
एक्सटर्नल जो हमें साइकॉन में देखने को मिलता है, साइकॉन में और ईस्ट में देखने को मिलता है, और साइकॉन के ही जिम्यूल में हमें इंटरनल मुकुलन भी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है खंडी भवन। खंडी भवन जब जीव के 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाने पर प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। जैसे स्पाइरोगोरा, यूलोथिक्स आदि में फ्रेगमेंटेशन होता है और प्रत्येक फ्रेगमेंट या प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसका सामान्य उदाहरण हम देख सकते हैं कि कस्कुटा रिफ्लेक्सा या अमरबेल का पिंड होता है, जिसको तोड़कर डाल देने पर उसके प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण, नए प्रकार से अमरबेल का झाड़ बन जाता है। ऐसे हम देख सकते हैं। उसके बाद है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन मतलब किसी जीव के किसी भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उस भाग का पुनः उगाना क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन कहलाता है। क्या है कि किसी जीव के किसी भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसके क्षतिग्रस्त भाग का पुनः उगाना क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन कहलाता है, जो कि हाइड्रा और प्लेनेरिया लार्वा में देखने को मिलता है। उसके बाद है बीजाणुजनन। बीजाणुजनन मतलब क्या है? किसी जीव के कायिक भाग में बीजाणुधानी का बनाना, और बीजाणुधानी में छोटे छोटे एक कोश की बीजाणुओं का बनना क्या कहलाता है? बीजाणुजनन कहलाता है। यह हमें ऊडोगोनियम, स्पाइरोगोरा आदि में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कायिक जनन। कायिक जनन मतलब किसी पौधे के कायिक अंगों मतलब जड़ तनापत्ति द्वारा नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है, जो हमें सतावर, पुदीना, आलू, गुलाब इन सब देखने को मिलता है। इन सब में क्या होता है कि इनके पौधे में इनके कायिक भाग मतलब जड़ तनापत्ति से नए पौधे का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाती है।